Now this is third part of our poem Ode on a Grecian Urn written by John Keats। पहले दो पार्ट्स में हम 7 और 8 स्टेंजास को कंप्लीट कर चुके हैं। अब रिमेनिंग लाइंस को या रिमेनिंग स्टेंजास को आज हम इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। अभी तक हमने रीड किया कि किस तरह से जो ग्रेशियन अर्न है वो प्रकृति के सुंदर दृश्यों को अपने ऊपर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यानी कि इस अस्थि कलश के ऊपर बहुत सुंदर सुंदर चित्र बने हुए हैं और उन्हीं को अभिव्यक्त करते हुए पोएट ने ये पोएम लिखी है। लास्ट स्टेंजा में हमने रीड किया था कि वहाँ पर एक दृश्य है जिसके अंदर लोग किसी बछड़े की बलि देने के लिए जा रहे हैं और जिस टाउन से ये लोग आए थे वो टाउन हमेशा के लिए निर्जन रह जाने वाला था, बिकॉज़ ये जो चित्र है इसके अंदर सभी लोग टाउन के इस बलि के अंदर, इस जलूस के अंदर सम्मिलित हुए हैं और कोई भी टाउन में नहीं है। अब हम रिमेनिंग लाइंस को इस पार्ट में कंप्लीट करते हैं ताकि हमारी पोएम कंप्लीट हो जाए। देखिए क्या कहता है नेक्स्ट स्टेंजा में पोएट। ओ एटिक शेप, एटिक होता है यूनानी। हमने पहले ही रीड किया कि जो अर्न है वो कैसा है, यूनानी है। ग्रेशियन पोएम का नाम है ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, यानी कि यूनानी अस्थि कलश। तो यहाँ पर पोएट उसको क्या कहता है, ओ एटिक शेप, ओ यूनानी आकृति, फेयर एटीट्यूड, तुम बहुत सुंदर हो, विद ब्रेड ऑफ मार्बल मैन एंड मेडन्स ओवरलॉट, जिसके ऊपर संगमरमर के पुरुष और स्त्रियाँ उकेरे गए हैं, बनाए गए हैं। विद फॉरेस्ट ब्रांचेस, तुम्हारे ऊपर जंगल की टहनियाँ यानी पेड़ पौधे बनाए गए हैं। एंड द ट्रोडन वीड, और क्या बनाया गया है, ट्रोडन वीड बनाई गई है। अब ट्रोडन क्या होता है, कुचली हुई, जो पैरों से कुचल दी गई है। तो यहाँ पर घास बनाई गई है, वीड यानी खरपतवार या घास। ठीक है, तो यहाँ बहुत सारी खरपतवार है, घास है, जिसके ऊपर, जिसको कि कैसी फॉर्म में बनाया गया, कुचली हुई फॉर्म में बनाया गया है। तो बहुत ही सुंदर दृश्य का यहाँ पर वर्णन किया गया है। इसके बाद स्टेंजा नंबर 10 यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और इस स्टेंजा नंबर 10 में पोएट क्या कहता है, दाओ साइलेंट फॉर्म, ओ अस्थि कलश, तुम कैसे हो, तुम साइलेंट फॉर्म हो। फॉर्म क्या होता है, एक आकृति है, यानी कि एक अवस्था है। कैसी अवस्था है, साइलेंट, तुम हमेशा साइलेंट रहने वाले हो। डोंट टीज अस आउट ऑफ थॉट, तुम हमें हमारे विचारों से बाहर निकालने का काम करते हो। ठीक है, एज डोथ एटर्निटी, जिस तरह से अमरता करती है, लेकिन तुम फिर भी क्या हो, कोल्ड पेस्टरल, तुम हमेशा उदासीन रहने वाले प्राकृतिक वस्तु हो। ठीक है, कोल्ड क्या होता है, उदासीन रहने वाला, और पेस्टोरल क्या है, प्राकृतिक। ठीक है, अब इस अस्थि कलश को प्राकृतिक कहा गया, दैट्स ओके, बट कोल्ड या उदासीन क्यों कहा पोएट ने। देखिए रीज़न क्या है, व्हेन ओल्ड एज शैल दिस जनरेशन वेस्ट, जब बुढ़ापा आएगा मनुष्य के ऊपर तो वो मर जाएंगे और अपनी एक पीढ़ी को ख़त्म कर जाएंगे। ठीक है, यानी एक पीढ़ी ऐसे के ऐसे चली जाएगी, लेकिन मनुष्य तो चले जाएंगे मरने के बाद। दाउ शैल रिमेन, तुम हमेशा फिर भी यहीं रहोगे। कहाँ रहोगी, इन मिडस्ट ऑफ अदर वॉज, आने वाली पीढ़ी के दुखों के बीच में। ठीक है, वो क्या होता है, दुख, यानी कि एक पीढ़ी के मरने के बाद जो नई पीढ़ी आएगी, नई जनरेशन आएगी मनुष्य की, उसकी लाइफ में जो दुख होंगे उनको तुम देखते रहोगे। 10 आवर्स ए फ्रेंड टू मैन, इस तरह से तुम मनुष्य के या हमारे एक मित्र बनकर रहोगे। टू होम दाउस्ट से, जिसे दाउ यानी यू, ठीक है, जिसे तुम बता सकते हो या बताते रहोगे कि ब्यूटी इज़ ट्रूथ, कि सुंदरता ही क्या है, सत्य है लाइफ का। एंड ट्रूथ ब्यूटी, और सत्य ही सुंदर है। दैट इज़ ऑल, और यही जीवन का सार है। ये नो ऑन अर्थ, जिसे कि मनुष्य को जानना चाहिए या मनुष्य जानता है। एंड ऑल ये नीड टू नो, या फिर मनुष्य को जानने की ज़रूरत है। तो हमने इस पोएम में रीड किया कि किस तरह से पोएट ने एक अस्थि कलश को प्रेजेंट किया है, जिसके ऊपर बहुत सारे सुंदर सुंदर दृश्य बने हुए हैं। और इस अस्थि कलश का एक तरह से मानवीकरण पोएट ने किया है
क्योंकि वो इसको डायरेक्टली संबोधित करके कहता है। और पोएम के फर्स्ट स्टेंजा में हमने रीड किया कि वो किस तरह से इसे अनरेविश्ड ब्राइड या फोस्टर चाइल्ड या फिर सिल्वियन हिस्टोरियन कहकर बुलाता है। इसके अलावा पोएम के अंदर जो दृश्य हैं उनको वर्णन करते हुए पोएट ने हमें बताया कि जो सुंदरता है प्रकृति की वो हमेशा बनी रहने वाली होती है, लेकिन आम लाइफ के अंदर जो कुछ भी होता है वो नश्वर होता है और कभी ना कभी ख़त्म हो जाने वाला होता है। फाइनली वी कैन से दैट जो आर्ट है वो परमानेंट होती है, जबकि जो ह्यूमन लाइफ है वो ख़त्म हो जाने वाली होती है।